हे गाइस, आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति व उसकी शक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तुलनात्मक तरीके से देखेंगे। इस साइड हमारे राष्ट्रपति होंगे और इस साइड हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ही हमारे संविधान का प्रधान होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही क्या होता है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पढ़ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं में देखिए, इनकी योग्यताएं हैं वो आर्टिकल नंबर 58 में दी गई हैं। तो इसकी योग्यताओं में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यह किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये किसी सरकारी नौकरी नहीं कर इसकी किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। मतलब यह जो लोकसभा का सदस्य होता है वो उसकी योग्यताएं होती हैं, वह सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और यह भी किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों की चुनाव प्रणाली जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। देखिए, आपने नाम सुना होगा एक प्रत्यक्ष और एक सुना होगा अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं वो समझ लेते हैं हम। तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें हम जनता भाग नहीं लेती है, इसमें वह लोग भाग लेते हैं जिनको जनता चुनती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव वह होते हैं जिनमें हम जनता भाग लेती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव से कौन कौन चुना जाता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और चुना जाता है राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव से कौन चुना जाता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है लोकसभा के सदस्य। ठीक है, विधायक भी प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। ठीक है, देखिए प्रस्तावक और अनुमोदक की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब 50 लोगों का प्रस्ताव होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में और 50 लोग उनकी सराहना करने के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार के उपराष्ट्रपति में भी 20 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और 20 लोग अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं जमा राशि को। जमानत राशि क्या होती है, जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको सरकार के पास कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ये रुपए किसके पास जमा करते हैं, तो ये रुपए हम RBI के पास जमा करते हैं, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वह। ठीक है, अब देखते हैं हम कि चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं और राज्यों के विधायक लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बात को ध्यान रखें कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधायक में केवल वही सदस्य भाग लेते हैं जिसे हम निर्वाचित करते हैं। वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन मिलता है, वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति में बात की जाए तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधायकों के सदस्य मतलब राज्यों के विधायक भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, चलिए इनकी शपथ की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यह एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता है उसको हमेशा, जब भी जिस साल भी चुनाव होता है उसकी 25 जुलाई को ही शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इनकी वेतन की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की वेतन 5 लाख होती है। ठीक है, वो भी आयकर मुक्त। इनको 5 लाख मिलते हैं, इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है और जब रिटायर हो जाते हैं तो इनकी पेंशन 9 लाख रुपए वार्षिक हो जाती है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की आय कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति की आय होती है 4 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस्तीफा की कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते किसको हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को
और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि राष्ट्रपति जब भी इस्तीफा देता है तो वह सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को सूचना देता है, ठीक है, कि भैया हम जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देने के लिए जा रहे हैं। ये किसको बताएगा? वो लोकसभा स्पीकर को बताएगा, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया देख लेते हैं। तो चुनावी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 55 के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की भी यही होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली। इसको हम देख लेते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व अग्रज ही विजेता। अग्रज ही विजेता का मतलब ये होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विजय हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस प्रणाली से किस किस का चुनाव होता है? तो इस प्रणाली से होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है। और इससे होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व अग्रजी विजेता प्रणाली से किस किस का चुनाव होता है? तो वो होता है लोकसभा का चुनाव और विधायक का चुनाव, ठीक है। देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 50% प्लस 1, जैसे कि यदि कुल 100 वोट हैं तो इसमें से 50 प्लस 1 मतलब कि 51 वोट जीतने वाले को चाहिए, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में क्या है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से 60 लोग वोट डालते हैं और 60 लोग में से 32 जीतने वाले को मिलते हैं और 28 हारने वाले को मिलते हैं, तो 32 वाला जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से 99 लोग वोट डालते हैं और 50% प्लस 1 वोट प्राप्त नहीं होता है तो ये चुनाव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पत्र प्रणाली, ठीक है। ये इसी को हम अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं और इसी को हम प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक जो कैंडिडेट होता है उसकी वोटिंग वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिए अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 53 के तहत क्या क्या है, उसका सबसे पहले हम एक प्रारूप देख लेंगे। तो पहली शक्ति होगी वीटो पावर, दूसरी शक्ति होगी कार्यपालिका शक्ति, तीसरी हम पढ़ेंगे विधायिका शक्ति, फिर पढ़ेंगे हम वित्तीय शक्ति, फिर पढ़ेंगे हम सैन्य शक्ति या रक्षा शक्ति, फिर इसके बाद देख लेंगे हम अध्यादेश शक्ति। तो अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद क्रमांक 123 में दी गई है। फिर हम देख लेंगे आपातकाल शक्ति, जो भी हमारे संविधान में आपातकाल दिए गए हैं उनका प्रावधान राष्ट्रपति के उपबंध में क्या क्या हम वो देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे इसकी क्षमादान शक्तियाँ। क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 72 में दी गई हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीटो शक्ति के बारे में। तो वीटो शक्ति आर्टिकल नंबर 111 में दिया गया है, ठीक है। देखिए कितनी प्रकार की वीटो शक्ति हैं, तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति हैं। एक तो है पूर्ण वीटो, एक है विलंबन वीटो और एक है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो। अब देखिए 111 को कैसे लिखते हैं, 1 1 1, तो 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार से 3 प्रकार की वीटो शक्ति हैं, ठीक है। चलिए इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वीटो शक्ति, विलंबन वीटो और पूर्ण वीटो, विलंबन वीटो और पॉकेट वीटो क्या है, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो शक्तियाँ हैं वीटो शक्ति, ये बिल के बारे में दी जाती हैं। मतलब जो भी हमारा विधेयक होता है उसके संबंध में ये शक्तियाँ मिलती हैं। तो क्या होती हैं कि ये जो वीटो शक्ति है, इसमें बिल जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति पूरी तरीके से मना कर देता है कि भाई साहब हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, ठीक है। विलंबन वीटो में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि भाई ये ना तो उसको मंजूरी देगा और ना ही मना करेगा और ना ही विचार के लिए भेजेगा, ये अपने पास रख लेता है, ठीक है। अब देखिए जो पूर्ण वीटो होता है, पूर्ण वीटो मतलब पूरी तरीके से मना किस किस में कर सकता है, तो ये केवल साधारण विधेयक और निजी विधेयकों में ही कर सकता है, या वित्तीय विधेयक और धन विधेयक में ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए जो ये पूर्ण वीटो का प्रावधान है, पूर्ण वीटो का प्रावधान हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है और ये विलंबन वीटो का प्रावधान हमने फ्रांस से लिया है। और यह जो है पॉकेट वीटो का प्रावधान हमने जो कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। आप इसको ये हमने क्या है, इन सबको डिफ्रेंशिएट कर लिया है ताकि हम इनको अच्छे से
याद कर सकें। ठीक है, आप भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करके नोट बना लीजिए और उनको याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी दूसरी शक्ति क्या थी। दूसरी शक्ति थी इसकी कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं तो कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले हम देखेंगे इसको नियुक्त करने का अधिकार, मतलब ये किस किस को नियुक्त करता है। तो ये किस किस को नियुक्त करता है, तो ये करता है प्रधानमंत्री को आर्टिकल नंबर 75 के तहत, ये करता है महान्यायवादी को आर्टिकल नंबर 76 के तहत, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, मतलब जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका जो सदस्य होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति करता है। ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, मतलब ये अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उसके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए हम इसकी विधायी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो विधायी शक्तियों में क्या है कि मनोनीत सदस्य, जो ये मनोनयन करता है सदस्यों का, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और वो 2 सदस्य कौन होते हैं, वो होते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब ये है कि जो भी इंग्लिश के या फिर डच या फिर फ्रेंच लोग हैं और जो भारत में रह गए हैं, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा, मनोनीत कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये 12 सदस्य कौन होते हैं, वो शिक्षा के आधार पर कर सकता है। ठीक है, जो खेल खेलता है उसके आधार पर कर सकता है, मतलब ऐसे सदस्यों की नियुक्ति ये कर सकता है। ठीक है, चलिए दूसरी शक्ति क्या है कि यह संसद को संबोधित कर सकता है। यह क्या है, संसद को संबोधित करता है और 1 साल में केवल यह 2 बार करता है। 1 साल में कह लो, ठीक है, हर साल तो क्या, ये हर साल तो बजट जब हमारा एक बार तो करता है बजट के समय, कि जब भी हमारा बजट पेश होता है तो उस टाइम पे ये संसद को संबोधित करता है। ठीक है, जो कि संसद का पहला सत्र होता है। ठीक है, और दूसरी बार ये कब करता है, तब ये आम चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद पहला जो सत्र बैठता है तो उसको संबोधित करता है। आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। और तीसरी बात क्या है कि यह संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन को बुलाता है लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है। चलिए आप संयुक्त अधिवेशन को समझिए। क्या होता है कि जब भी कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में जाता है और इसमें क्या होता है कि लोकसभा विधेयक के लिए पास कर देता है लेकिन राज्यसभा विधेयक को पास नहीं करता, कभी ये पास कर देता है लेकिन ये बात नहीं कर पास नहीं करता। और क्या है, वो विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए जो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, वह लोकसभा और राज्यसभा से कहता है कि भैया आप दोनों एक काम करो कि एक ही साथ बैठ जाओ। ठीक है, तो ये दोनों को एक साथ बुला लेता है और उन पर बहस करवाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता ये नहीं करता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर होता है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, तो ये 108 आर्टिकल के तहत बुलाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वित्तीय शक्तियाँ इसको क्या क्या मिली हैं कि जो आकस्मिक निधि है, देखिए 3 तरीके की निधियाँ होती हैं। एक होती है संचित निधि, एक होती है लोक लेखा निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। ठीक है, तो जो आकस्मिक निधि है उससे पैसा निकालने की अनुमति कौन देता है, तो वो पैसा निकालने का शक्ति जो है वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल नंबर 267 के तहत। ठीक है, और क्या करता है, एक और काम करता है कि जब भी धन विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में, वैसे तो धन विधेयक लोकसभा में ही जाता है, तो धन विधेयक जब लोकसभा में जाता है धन विधेयक, तो उसको पूर्व अनुमति देने का काम कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इसकी रक्षा शक्ति और सैन्य शक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये तीनों सेनाओं मतलब कि एयरफोर्स, मतलब कि जो जल सेना, थल सेना और वायुसेना होता है, उनका ये प्रमुख होता है, मतलब उनका हेड होता है। ठीक है, चलिए इसके अध्यादेश शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्यादेश शक्ति आर्टिकल नंबर 123 के तहत दी गई है। ये होती क्या है कि जब भी राज्यसभा, लोकसभा और ऑर्डिनेंस बिल जब बनाना होता है, ऑर्डिनेंस बिल कहें तो मतलब कोई अपन को बिल पास करना है, लेकिन क्या होता है कि जैसे राज्यसभा प्रेजेंट है लेकिन लोकसभा अब्सेंट है और बिल हमें बनाना है, तो क्या करता है कि राष्ट्रपति बिल के लिए मंजूरी दे देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि राज्यसभा अब्सेंट है लेकिन लोकसभा प्रेजेंट है, तब भी ये मंजूरी दे देता है। ठीक है, अब क्या है कि राज्यसभा भी अब्सेंट है और लोकसभा भी अब्सेंट है, तो भी ये मंजूरी दे सकता है। लेकिन क्या होता है कि दोनों जब प्रेजेंट होते हैं, कि लोकसभा भी प्रेजेंट हो और राज्यसभा भी प्रेजेंट हो और लोकसभा भी प्रेजेंट हो, तो ये ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता। आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है,
ये जो अध्यादेश होता है उसकी समय सीमा क्या होती है? देखिए, उसने राष्ट्रपति ने तो क्या है, अध्यादेश को पास कर दिया, लेकिन उसकी समय सीमा तो होगी, मतलब उसको संसद में पेश करके उसको पास तो करवाना होगा। तो उसकी अधिकतम समय सीमा होती है 6 वीक प्लस 6 मंथ, कुल मिला के 7.5 महीने की समय सीमा होती है। ठीक है, चलिए इसकी आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपातकालीन शक्तियों में क्या है, आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो आपातकालीन शक्ति मिली है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, देखिए नेशनल इमरजेंसी लगा चुके हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन लगता ही है, लेकिन कभी भी वित्तीय आपातकाल अपने भारत में नहीं लगा। ठीक है, चलिए क्षमादान शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 72 के तहत दी गई हैं। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहली तो होती है क्षमा। तो इसके तहत सभी सज़ा माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या होता है कि इसके तहत पूरी सज़ा ही माफ़ कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है लघुकरण। तो इसके तहत सज़ा कम कर सकता है, जैसे फांसी को हम उम्र कैद में बदल सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, रिमिशन में क्या होता है कि परिहार, इसका हिंदी शब्द होता है। तो इसमें होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि प्रकृति के बिना सज़ा को कम करना होता है। मतलब कि क्या होता है कि उसको सज़ा तो है, लेकिन उसको ना तो पूरी तरीके से माफ़ कर सकते हैं और ना ही उसको फांसी नहीं है, उम्र कैद है। तो उसको क्या है कि 10 वर्ष की सज़ा को हम 5 वर्ष में बदल सकते हैं। ये राष्ट्रपति कर सकता है। यदि किसी को 10 साल की सज़ा बोली हुई है तो उसकी सज़ा को कम करके 5 वर्ष में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और एक और है ब्राह्म या रेस्पाइट। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष स्थिति के आधार पर सज़ा माफ़ कर सकता है वो, जैसे कि कोई भाई दिव्यांग हो गया, दिव्यांग के आधार पर कर दिया, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने, तो उस तरीके से वह सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, एक और होती है रिप्राइव। ये 5वीं तरीके की क्षमा शक्ति है। तो इसमें क्या, उसका शाब्दिक अर्थ होता है विलंबन या विलम्ब। तो इसमें सज़ा को पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है, इसमें सज़ा को पोस्टपोन कर सकता है, मतलब जैसे कि सज़ा बोली है जनवरी में। ठीक है, तो ये क्या है भाई, जनवरी में सज़ा नहीं, दिसंबर में सज़ा को अप्लाई कर सकता है कि भाई आप दिसंबर में इसको पकड़ के जेल में डाल दीजिए, अभी इसको छोड़ दो, ऐसा कर सकता है ये। ठीक है, अब क्या है कि देखिए राज्यपाल को भी क्षमा शक्तियाँ मिली है, हम राज्यपाल में देखेंगे। तो राज्यपाल में यहाँ पे हमने नोट लगा लिया, हम यहीं पे इसको याद कर लेते हैं कि मृत्युदंड की जो सज़ा माफ़ करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। अब देखिए राष्ट्रपति की हम बारे में हमने इतनी बात कर ली है, लेकिन यदि कभी राष्ट्रपति को हटाना हो गया या हम राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति को एक ही प्रक्रिया से हटा सकते हैं, वो होता है महाभियोग। ठीक है, मतलब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके हम उसको हटा सकते हैं। तो इसकी शर्तें क्या हैं, तो इसकी शर्तें आर्टिकल नंबर 56 में दी गई हैं और इसकी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। तो इसकी शर्तें हैं कि भाई आपको क्या है कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक है, राज्यसभा व लोकसभा में से कोई भी सूचित कर सकता है इस बात को कि भाई हम तुम्हें हटा रहे हैं। राष्ट्रपति को कोई भी सूचित कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है या लोकसभा कर सकता है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक कितने, 1/4 लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या 1/4 राज्यसभा में से किसी में भी 1/4 सदस्य इसके प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, अब वोट की बात की जाए तो 2/3 बहुमत से मिलना चाहिए कि भाई इसको हटाना है, तो 2/3 सदस्य उस पर बहुमत पेश करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, विशेष बहुमत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोट लगाया कि किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। ठीक है, वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसे किसी भी सदन में इसके प्रस्ताव को लाया जा सकता है, इसके महाभियोग को लाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए मनोनीत सदस्य क्या है कि चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है समझने योग्य कि विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में तो विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने देख लिया है। वैसे हम एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन से थे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य थे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है,
यूटी, यूटी में कौन कौन है? तो दिल्ली है, पांडिचेरी है। उनके जो विधानसभाएं हैं, देखिए दिल्ली ही और पांडिचेरी में ही विधानसभा हैं, तो उनके निर्वाचित सदस्य होंगे। यह आर्टिकल जो अमेंडमेंट हुआ था 17वां, उसके तहत इस प्रावधान को पेश किया गया था। ठीक है, अब ये वही बात हो गई कि दोनों सदनों के मनोनीत राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये तो वही बात हो गई। ठीक है, देखिए अब भारत के राष्ट्रपति की लिस्ट बनी हुई है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, फिर बीबी गिरी थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद आए, फिर नीलम संजीव रेड्डी आए, ज्ञानी जैल सिंह आए, वेंकट रमन आए, डॉक्टर शंकर शर्मा आए, ठीक है, के आर नारायण आए, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने प्रेसिडेंट हुए हैं, बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। इसकी आप बायोग्राफी देखना, बहुत ही मज़ा आता है, मतलब एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर हमारी प्रतिभा पाटिल आई, फिर प्रणब मुखर्जी आए, फिर रामनाथ कोविंद आए। रामनाथ कोविंद आए कब आए? तो 25 तारीख 7वां महीना 2017 में रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट की बात कर लेते। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर जैसे क्या होता है कि राष्ट्रपति नहीं है, तो उस टाइम पे हम किसी को कार्यवाही बना देते हैं। तो वो कौन कौन से थे? तो BB गिरी थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, और BD जंती थे। ठीक है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ठीक है, केवल VV गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी चुनाव होता है, तो चुनाव में जब मतगणना होती है तो पहली मतगणना होगी। पहली मतगणना में क्या होगा कि भाई 50% प्लस 1 वोट प्राप्त नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इसकी दूसरे वोट डलवाएंगे, तो दूसरी मतगणना होगी। तो दूसरी मतगणना में 50% प्लस 1 वोट नहीं आया तो तीसरा होगा, यही क्रम चलता रहेगा। लेकिन क्या है, जनरली पहली ही मतगणना में चुनाव सक्सेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि BB गिरी के समय दूसरी मतगणना करानी पड़ गई। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन रहा। ठीक है, आपने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।